Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing three major articles. First article में we will be discussing about presidential reference. Second article में we will be discussing about plastic industry and third article में हम डिस्कस करेंगे यूके के बारे में. देखिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कुछ मेजर चेंजेस एक जुडिशियल जजमेंट के बाद आए थे अबाउट कैसे वीटो पावर को आपके जो प्रेसिडेंट है या गवर्नर है वो यूज़ कर सकते हैं. तो इसके बारे में कुछ यहाँ पर चीज़ें थी जो आपके प्रेसिडेंट को क्लैरिटी चाहिए थी, तो इस वजह से ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को भेजा गया. तो जुलाई 22, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए एंड यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि जुडिशरी ने कंपेल किया था कि जो प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर हैं वो स्पेसिफिक एक टाइमलाइन के अंदर स्टेट बिल्स के ऊपर एक्ट करेंगे. तो ये जजमेंट जो आई थी वो 8 अप्रैल को आई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जहां पर ये कहा गया कि भाई देखो जो गवर्नर्स हैं वो कहीं ना कहीं अगर बिल के ऊपर बैठे हुए मतलब बिल के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो इस केस में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. एंड यहाँ पर जुडिशरी ने कहा कि भाई एक टाइमलाइन होनी चाहिए जिसके अंदर ये बिल्स को आपको पास करना होगा. मतलब डायरेक्टली अगर हम बात करें आर्टिकल 200 एंड आर्टिकल 201 जो है इसके ऊपर सीधा सीधा यहाँ पर एक टाइमलाइन इंपोज कर दी गई. तो 14 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ताकि क्लैरिटी मिल सके कि जो जुडिशियल इंटरवेंशन है इसमें किस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन अब प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास बाकी है अगर इन केस कोई स्टेट बिल आता है. तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या होता है? वैसे आर्टिकल 143 के अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट कुछ क्वेश्चंस जो लॉ या फैक्ट्स के ऊपर बेस हो सकते हैं इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन को सीक कर सकता है. अब यहाँ पर जो एडवाइस दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो एडवाइजरी नेचर की है, बाइंडिंग नेचर की नहीं है. अब यहाँ पर कहा जाता है कि देखो सबसे पहले तो यस कोर्ट हैज अ डिस्क्रिशन अंडर आर्टिकल 143 क्लॉज ए कि वो रेफरेंस को डिक्लाइन कर सकते हैं. बट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई केस है मतलब जहां पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन जब बना नहीं था 1950 से पहले की कोई ट्रीटी है या कुछ भी है उसके ऊपर अगर किसी तरह का रेफरेंस मांगा जाता है तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट को वो एडवाइस ओपिनियन देना पड़ेगा. हाँ, अभी के हाल फिलहाल के लॉज की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि भैया हमारे पास अभी टाइम नहीं है, वी कैन नॉट लाइक डिस्कस दिस थिंग. तो यहाँ पर आप ये मान के चले कि स्पेशल कोर्ट बिल 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मे जो वर्ड है जो आर्टिकल 143 में लिखी गई है तो ये पावर देती है सुप्रीम कोर्ट को कि वो रिफ्यूज कर सकती है अगर इन केस जैसे अभी ये प्रेसिडेंशियल जो रेफरेंस आया है इसे ये डिक्लाइन कर सकते हैं बिकॉज ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की एक आपके आप ये कह सकते हो कि लाइक फैक्ट्स और लॉ के बारे में बात कर रहा है. तो यहाँ पर जैसे अयोध्या का रेफरेंस दिया जाता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था, कहते कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि जो अभी ऑनगोइंग लिटिगेशन है आप उसके बारे में हमसे ओपिनियन नहीं मांग सकते हो. एडवाइजरी नेचर है, नॉट बाइंडिंग. यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि आर्टिकल 141 कहता है कि जो लॉ डिक्लेयर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो बाइंडिंग है सभी कोर्ट्स के ऊपर. अब यहाँ पर सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1974 का जो केस है इसमें कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि भैया एडवाइजरी ओपिनियन मतलब इसका ये नहीं है कि ये बाइंडिंग होगा. एंड कोर्ट और गवर्नमेंट की हमेशा आप ये मान के चलो कि भाई यहाँ पर एक ओपिनियन को लेके आप ये कह सकते हो कि अथॉरिटेटिव रहा है सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट अपने बारे में जैसे जो भी उन्होंने जजमेंट दी है दे वांट दैट टू बी इंप्लीमेंटेड. तो वो चीज़ भी आपको देखने को मिलती है. अब 8 अप्रैल को ऐसा हुआ क्या था, क्या रूलिंग आई थी? तो प्रेसिडेंट और गवर्नर ये इनडेफिनेटली किसी भी बिल को डिले नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात इसमें कही गई थी. एंड यहाँ पर जुडिशरी ने एक टाइमलाइन इन्फोर्स कर दी थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टाइमलाइन गिवन नहीं थी. तो ये तमिलनाडु की पिटीशन के ऊपर सभी जजमेंट आई थी. अब कहते हैं कि देखो कोर्ट ओवरटर्न नहीं कर सकता जो जुडिशियल रूलिंग है उसको, एंड ये कहीं ना कहीं लाइक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू नहीं हो सकता. यहाँ पर आपका जो ओपिनियन आता है वो एडवाइजरी नेचर का होता है. तो इट्स जस्ट लाइक कि एक रेफरेंस दिया गया है और उसके अलावा क्लैरिटी के लिए बात की गई है और कुछ भी नहीं.
तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसमें जो भी केस आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैंडल करेगा, इसमें जो भी जजमेंट दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि ये जजमेंट के बाद यहाँ पर जो प्रेसिडेंट पहले सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को सेट किया वो ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगा। तो कैन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कैन चेंज द जजमेंट? इट कैन नॉट डायरेक्टली चेंज और रिवर्स द जजमेंट, ये आप मान के चलें, बट यहां पर क्लैरिटी, रीइंस्टेट और रिफाइन कर सकता है लीगल रीजनिंग कि किस बेसिस पे वो जजमेंट दी गई थी। देन नेचुरल रिसोर्स एलोकेशन 2012 का एक केस है जिसमें क्लैरिफाई किया गया था रीस्टेटिंग लॉ को, मतलब लॉ को वापस से आप ये कह सकते हो कि रीइंस्टेट किया गया था। एंड यहां पर आप ये मान के चलो कि जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है इससे मॉडिफिकेशन भी आती है कई बार फंक्शनिंग में। जैसे कोलिजियम सिस्टम की अगर हम बात करें 1998 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की वजह से उसमें भी आपका बदलाव आया था। एंड इसको आप केस को जानते हो, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन 1993 के केस की जो रूलिंग थी उसके अंदर आपने चेंज देखा था। तो ये चीजें हैं जो आपको इस आर्टिकल में याद रखनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लास्टिक इंडस्ट्री ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस ग्रीन पॉलिसी। अब देखो, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ने ये बात कही है कि जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक इंडस्ट्री जो कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज के द्वारा सपोर्ट की जाती है, ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं जैसे जो टबैको इंडस्ट्री यूज कर रही थी, जिससे कहीं ना कहीं डिले या डिल्यूट की जा सके ग्रीन रेगुलेशंस को। तो कहते हैं कि भाई प्लास्टिक मिरर टबैको ये कैसे हो पा रहा है, कि भाई कैसे वो सेम पॉलिसीज को अपना पा रहे हैं। तो कहते हैं प्रॉफिट ओवर पब्लिक हेल्थ मॉडल को वो अपनाते हैं। टबैको इंडस्ट्री को अगर आप बैन करने जाएंगे तो वो हमेशा कहेंगे कि इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इतने किसानों की फसलों के ऊपर असर पड़ेगा। तो ये बोथ द इंडस्ट्रीज ये प्रॉफिट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जबकि साइंटिफिक एविडेंसेस हैं कि हार्मफुल इम्फेक्ट आपको इसके हेल्थ और इन्वायरमेंट पे देखने को मिलते हैं। अब यहां पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करते हैं। जैसे टबैको इंडस्ट्री हमेशा अपनी एड्स में क्या कहती है कि टबैको से क्या होता है, कैंसर होता है। तो इंडिविजुअल की चॉइसेस को वो ब्लेम करते हैं रादर देन आपके कॉर्पोरेट सिस्टम जो इसको प्रमोट करता है प्रोडक्ट्स को, उसके ऊपर फोकस नहीं है इनका। देन प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो वो भी कंज्यूमर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि भाई वो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, वो ठीक से अपने वेस्ट को क्या नहीं कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हैं। देन फंडिंग मिसलीडिंग साइंस एंड पब्लिक रिलेशन। तो ये कहते हैं कि टबैको कंपनी हिस्टोरिकली फंड करती है ऐसी रिसर्च को जिससे डिनाई किए जाते हैं हेल्थ के रिस्क को। बट प्लास्टिक इंडस्ट्री भी आज की डेट में यही कह रही है कि भाई रिसाइकलिंग कैंपेन हम चला रहे हैं, इससे हम प्लास्टिक को रिसाइकल कर देंगे। एंड यहां पर इन्वायरमेंटली और टेक्निकली कोई फिजिबल उसके ऊपर रिपोर्ट नहीं है उनके पास। अब ये ग्रीन वॉशिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं जहां पर टबैको आपका सोल्ड किया जाता है लाइट या माइल्ड सिगरेट्स के तौर पे, जो कहते हैं कि भाई लेस हार्मफुल है। ऐसे ही प्लास्टिक प्रोडक्ट को हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बता के बेच रहे हैं या कंपोस्टेबल बता देते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो कहते हैं यहाँ पर ये ग्लोबल साउथ के ऊपर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि वो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ज़्यादातर इनमें रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत वीक है। तो ग्लोबल नॉर्थ यानी डेवलप कंट्रीज में आपके प्लास्टिक रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो इस वजह से इनका फोकस किसके ऊपर रहता है, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर। एंड ऐसा OECD की ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक 2022 रिपोर्ट में भी कहा गया था कि प्लास्टिक कंजम्पशन ऑलमोस्ट आपका डबल हो चुका है सब सहारन अफ्रीका में एंड एशिया में, एंड ऑलमोस्ट 2060 तक आते आते ये ट्रिपल हो जाएगा। एंड यहां पे आप ये मान के चलो कि यूरोप में इसकी जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट 15% देखने को मिल रही है। कहाँ 100%, 200% एंड 300% की हम बात कर रहे हैं, और कहाँ यहाँ 15%। तो कहते हैं कि ज़्यादातर इनमें इन्वायरमेंट के लॉ वीक है, वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम अच्छा है नहीं, एंड प्लास्टिक पोल्यूशन के प्रति इनकी वर्नेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो कहते हैं कि अभी टाइम है जब आप यूनाइटेड नेशन प्लास्टिक ट्रीटी के ऊपर बात करें। एंड इसमें कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट आपकी सेंटर फॉर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ, इसने जो रिपोर्ट दी थी कि भाई 36% इंक्रीज हुआ है फॉसिल फ्यूल एंड केमिकल लॉबिस्ट के द्वारा, कि भाई ये जानबूझ के मार्केट के अंदर डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो आप उसके ऊपर भी इस डिस्कशन के अंदर ध्यान दो। तो इंडिया के अंदर क्या है, देखो इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर है जो वेस्ट मैनेजमेंट करता है, जैसे राजू कबाड़ी वाला आपको पता होगा।
अब राजू कबाड़ी वाला क्या करता है कि प्लास्टिक को लेके जाता है, मोल्ड करता है और उसे मतलब आप ये कह सकते हो कि किसी कंपनी को बेच देगा। तो कहते हैं कि रैग पिकर्स, जो सॉर्टर्स हैं या ग्रास रूट लेवल पे जो रिसाइकलर्स हैं, वो मेजरली इसे कलेक्ट करते हैं और प्रोसेस करते हैं, और 70% इंडिया का प्लास्टिक इसी तरह से रिसाइकल होता है। एंड यहाँ पर जो वर्किंग कंडीशन है वो हजार्डियस है। तो कहते हैं कि भी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम, नमस्ते स्कीम जो है, इसको लॉन्च हमने जो किया था 2023 में लॉन्च किया था, इसी का एक कंपोनेंट है जहां पर हम फॉर्मल सेक्टर के साथ इन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करें आयुष्मान भारत के अंदर, एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी इन्हें प्रोवाइड करें, ताकि भाई अगर ये इस तरह के हजार्डियस कंडीशन में वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनकी हेल्थ का भी हम ध्यान रखें। तो ऑलमोस्ट जो आपके नमस्ते स्कीम की बात की जाए उसमें 80,000 से ज़्यादा आपके लोग काम कर रहे हैं, मतलब लाइक हजारिया सेक्टर में। खासकर हम अगर सिवेज की बात करें तो सिवेज क्लीनिंग में काम कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इनको इनरोल करने की ज़रूरत है नमस्ते स्कीम के अंडर, ताकि इन्हें भी बेनिफिट मिल सके जो सोशल सिक्योरिटी नेट हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। देन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 की बात की जाए तो इसे अमेंड किया गया था 2022 में, एंड इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई थी कि भाई आप जो कंपनीज प्लास्टिक बना रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसे टाइमली रिमूव भी करो। पीएम बिगिंस विजिट टू यूके एंड ट्रेड डील सेट टू बी इंक टुडे। अभी अगर हम बात करें तो फाइनलाइज हो जाएगी हमारी क्या, इंडिया यूके ट्रेड डील। तो यहाँ पे इसका मैप है, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अटलांटिक ओशन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से ये आयरिश सी है जो कि आयरलैंड और इंग्लैंड को यहाँ पर अलग करता है। ये कैल्टिक सी है जो आप यहाँ पर ये नीचे की तरफ देख पा रहे हो। ये इंग्लिश चैनल इसे फ्रांस से अलग करता है। ये नॉर्थ सी है, एंड ये आपकी पूरी लाइक आपका यूके है। तो अभी अगर हम बात करें जोग्राफिकली, एक टेम्परेट कंडीशन की आपकी कंट्री है। यूके में मेजर रिवर आपकी थेम्स है जो कि यहाँ पर फ्लो करती है। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं, बट ग्रेट ब्रिटेन सबसे बड़ा आइलैंड है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंट्री आपको इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्थ आयरलैंड आपको देखने को मिल जाती है। एंड ये काफ़ी सारी वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे अटलांटिक, नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल एंड आयरिश सी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि अभी जो ट्रेड डील होने वाली है इंडिया और यूके के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ब्रेक एग्जिट, कहीं ना कहीं यूके बहुत कीन है एक नए पार्टनर के लिए, तो इंडिया के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर ये वेस्टर्न मार्केट में जैसे यूएस के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करके यूके के साथ अपने रिलेशंस और बेटर कर सकता है। तो इस आर्टिकल में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।